समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से है, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष होगी वो हमारी इस तरह से होगी। इस अक्ष के बिल्कुल लंबवत, मतलब इस तरह से कोई लाइन ऐसे करके अक्ष के बिल्कुल लंबवत है, तो ये हमारी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। इस निरक्षीय स्थिति के लिए केवल निरक्ष भी बोला जाता है और निरक्ष के अलावा इसके लिए अनुप्रस्थ भी बोला जाता है। तो निरक्षीय स्थिति हो या फिर निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर या फिर इसके अलावा अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीनों का एक ही मतलब रहेगा। और फिर से सुन लेते हैं, निरक्ष या निरक्षीय का मतलब हुआ इस तरह से अक्ष पर लंबवत, बिल्कुल इस तरह से, ये हमारी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो जरा यहाँ पर डायग्राम देख लेंगे। हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है कैपिटल ए बी। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O हो गया, ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश। द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2l होती है, उसको दो भागों में लिख दिया आधा आधा करके, l और l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P मान लिया, जहां पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, जो कि धनावेश के कारण इस तरह से आगे की ओर चली जाएगी, और माइनस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E2 होगी। तो माइनस की वजह से आवेश की ओर होती है, तो ये E2 हमारी इस तरह से आवेश की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैपिटल E है, इस तरह से। तो यहाँ पर कोई कोण बनाएंगे तो यहाँ पर बने हुए कोण बराबर हैं, तो थीटा मान लेंगे, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा मान लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में इस तरह से त्रिभुज बन गया है, तो त्रिभुज में यहाँ पर कोई कोण बनेगा उसको थीटा मान लिया, वही कोण यहाँ पर ये थीटा मान लिया गया है। अब यहाँ पर ए से लेकर के पी तक की जो दूरी है वो √r² + l² है। किस तरह से निकल करके आई है उसको हम लोग निकाल करके लिखेंगे यहाँ। तो ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी, दोनों ही लंबाई हमारी बराबर है, इस वजह से जितना मान ये रहेगा उतना ही मान हमारा ये हो जाएगा। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरह से रहेगा, उस इतने हिस्से के लिए दूसरे वाले चित्र में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा बिंदु कैपिटल P हो जाएगा, ये हो गया। ये तो E1 हो जाएगी हमारी, ये वाली हमारी E2 हो जाएगी और ये हमारी E हो जाएगी बीच में। अब यहाँ पर किस तरह से मान लेंगे, कोण दोनों हमारे ये वाले थीटा हो जाएंगे। तो पहले ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे, तो ऊपर के हिस्से में यहाँ पर E1 है हमारा और कोण थीटा ये बना हुआ है। घटक वियोजन में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसने बताया भी था कि जो चीज तिरछी होती है उसके दो मान होते हैं। तो यहाँ पर जो E1 है वो भी हमारी ऐसे तिरछी बनी हुई है, उसके भी दो मान हो जाएंगे, एक तो इस लाइन पर और एक इस लाइन पर। जिधर कोण होता है उधर हम लोग cos थीटा लिखते हैं साथ में, जिधर कोण नहीं होता है उधर sin थीटा लिखते हैं। तो इस E1 का मान इस लाइन पर तो कोण नहीं है तो E1 sin थीटा रहेगा और इस लाइन पर E1 cos थीटा हो जाएगा। अब नीचे वाले हिस्से में यहाँ देखेंगे, ऊपर की तरह यहाँ स्थिति E2 का मान यहाँ तो हो जाएगा E2 sin थीटा और इधर कोण की वजह से यहाँ पर हो जाएगा E2 cos थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ही मान आपस में बराबर होंगे बिल्कुल, लेकिन दोनों विपरीत हैं, एक ऊपर की ओर है दूसरा नीचे की ओर है। तो बराबर और विपरीत होने की वजह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो निरस्त हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी के E1 cos थीटा यही था इसी दिशा में, E2 cos थीटा वो भी यही इसी दिशा में था, दोनों एक ही दिशा में थे, इस वजह से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जुड़ करके ही बिंदु P पर कुल या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बन जाएगी। अब यहाँ जो कुछ है हमारे पास में डायग्राम में उसको हम लोग लिख लेते हैं।
माना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। जो द्विध्रुव है हमारा, उसके लिए हमने ऐसे माध्यम में रखा मान लिया जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव के कैपिटल A सिरे पर +Q आवेश तथा कैपिटल B सिरे पर -Q आवेश स्थित है। और द्विध्रुव की लंबाई 2L तथा मध्य बिंदु कैपिटल O है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखेंगे निरक्षीय स्थिति में बिंदु P हो गया जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक तो ये है और एक ये, दोनों बिल्कुल बराबर ही हैं। एक तो है AOP, दूसरा हमारा BOP, समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पर A से P तक का मान निकालने के लिए इस वाले त्रिभुज में ही देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। समकोण त्रिभुज AOP में समकोण त्रिभुज AOP में देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हाईस्कूल में होती थी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो उसको लगाएंगे, कर्ण हो गया हमारा AP का वर्ग, आधार हो गया OA, तो OA का वर्ग प्लस लंब हो गया हमारा OP का वर्ग। इसको ऐसे लिखेंगे AP का वर्ग बराबर OA का मान, O से A तक का मान L है तो जी L स्क्वायर हो जाएगा, O से P तक का मान R है तो जी R स्क्वायर हो जाएगा। तो AP बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर जी प्लस में है तो आगे पीछे इनको लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख देंगे AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे A से P तक का मान हो गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब A से P तक का मान और B से P तक का मान, मतलब दोनों ही लंबाइयां बराबर हैं, तो चूंकि AP बराबर है BP, दोनों लंबाई बराबर, इसलिए
अब दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान भी एक ही हो जाएगा। तो AP बराबर BP और बराबर में हो जाएगा √r² प्लस l²। इस तरह से दोनों ही लंबाइयों के यहाँ पर मान हो जाएंगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस के कारण E2 है। अब उनको लिखते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E1 है। तो E1 बराबर सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने पीछे बिंदु आवेश के कारण, उसके आधार पे लिखेंगे 1/4πε0 के आवेश Q और बटे होता था r²। r² का मतलब होता था बीच की दूरी का वर्ग। तो यहाँ पर A से लेकर के P तक के बीच की दूरी है √r² प्लस l²। तो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर देखेंगे 1/4πε0 के Q बटे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पर केवल r² प्लस l² रह जाएंगे बस। जो हो जाएगी समीकरण नंबर 1। और इसकी दिशा लिखेंगे, जो E1 है वो A से P की ओर जा रही है इस तरह से। तो यहाँ पर इसकी दिशा लिख देंगे AP दिशा में। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस के कारण हमारी तीव्रता सामने चित्र में E2 है। तो E2 को भी इसके आधार पे लिखेंगे 1/4πε0 के आवेश Q बटे बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी उतनी ही है तो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। तो 1/4πε0 के Q बटे स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पर भी हट जाएगा, केवल r² प्लस l² बचेंगे। समीकरण 2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो E2 है उसकी दिशा हमारी P से B की ओर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे PB दिशा में। इस तरह से हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी 2। अब यहाँ पर जो E1 है वो ऐसे जा रही है, E2 ऐसे जा रही है। E1 और E2 समीकरण 1 और 2 के अनुसार दोनों के मान बिल्कुल बराबर है। इसलिए अब दोनों के मान बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। तो दिशाएं अलग अलग होने की वजह से हम लोगों ने यहाँ पर चित्र दूसरे वाले के अनुसार इनके लिए अलग अलग समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित कर दिया है। तो नई लाइन लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि E1 तथा E2 परस्पर बराबर हैं लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः E1 तथा E2 को
द्विध्रुव के समांतर तथा लंबवत घटकों में, घटक का मतलब भाग, घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा बराबर तथा विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे और समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर E1 और E2 दोनों के मान बराबर हैं, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए E1 और E2 के लिए द्विध्रुव के समांतर तथा लंबवत घटकों में वियोजित मतलब बांट देंगे। तो बांटने पर जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, लंबवत घटक हमारे ये वाले थे, ये दोनों बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और बाकी के हमारे समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में थे, तो एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E बराबर यही रहेगी इस तरह से E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 के मान हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 में थे, वहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो E बराबर E1 का मान समीकरण 1 में था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/r² प्लस L²। इतना E1 का मान था, cos थीटा यहाँ पर है उसको वैसे लिख देंगे, प्लस E2 का मान समीकरण नंबर 2 में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L²। इतना ही मान E2 का था हमारा, बाकी के cos थीटा को वैसे लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, तो जुड़ करके दुगनी हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हाई स्कूल में आप पढ़ते थे कि y + y = 2y ऐसे हो जाते थे, बिल्कुल ऐसे सेम दोनों हैं, जुड़ करके दुगने हो जाएंगे। तो ये ऐसे हो जाएंगे 2 और गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r² प्लस L² और cos थीटा।
इन वाले दो को उठा करके यहाँ लिख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q/r² प्लस L² और बाकी के cos थीटा। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर cos थीटा का मान हमारे लिए और चाहिए, तो cos थीटा का मान यहाँ त्रिभुज AOP से या BOP से निकाल करके लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर देखेंगे, cos थीटा बराबर, तो cos बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हो जाएगा हमारा ये OA और कर्ण हो जाएगा हमारा AP। OA का मान L और AP का मान हमारा √r² प्लस L²। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 से देखेंगे यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q/r² प्लस L²। cos थीटा का मान ये लिख देंगे यहाँ पर L/√r² प्लस L²। इस L को इसके साथ लिख लो, इनको वैसे लिख दिया, L के साथ में कर लेंगे तो जो हो जाएंगे हमारे 2QL और बट्टे में इनको वैसे लिखो r² प्लस L²। यहाँ अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, तो अंडर रूट हटा करके इसको घात के रूप में लिख दो। ऐसे लिख दो r² प्लस L² की घात 1/2, इस तरह से। देखेंगे यहाँ पर एक तो हमारा 2QL होता है स्मॉल p, तो चूंकि 2QL बराबर होता है स्मॉल p, वैद्युत भागुड़ होता था, इसलिए E बराबर, एक को तो वैसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हमारा P हो गया, P बटे, यहाँ देखो ब्रैकेट में दोनों बिल्कुल सेम है, तो इस ब्रैकेट की कोई घात नहीं है तो एक घात मानी जाती है और इसकी आधी घात है, तो एक और आधी दोनों गुणा में जोड़ करके 1.5 हो जाएंगे, मतलब 3/2 हो जाएंगे। तो इसको इकट्ठा लिख देंगे ऐसे, r² प्लस L² की घात हो जाएगी 3/2। यदि स्मॉल l वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, फिर से वही पुरानी कंडीशन कि अगर द्विध्रुव की आधी लंबाई स्मॉल l का मान दूरी स्मॉल r की तुलना में बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जो L² है या छोटा मान है उसकी घातें और बढ़ाते जाएंगे तो मान और कम होते जाएंगे। तो जब L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, ऐसी स्थिति में L² का मान और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इस वजह से L² को छोड़ेंगे। तब L² को छोड़ने पर यहाँ से छोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस P को वैसे लिखेंगे और बटे में r² की घात 3/2 रह जाएंगी, केवल L² खत्म हो गया। तो E बराबर इनको वैसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे घात की घात से गुणा होगी तो 2 से 2 कट जाएंगे, केवल घात 3 रह जाएगी, बस r की घात हो जाएगी 3। अब निर्वात या वायु के लिए k का मान 1 होता है, उसको लिख देंगे यहाँ, निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K बराबर 1, तब हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K हट जाएगा K का मान 1 होने की वजह से, बाकी का केवल P/R³ रह जाएगा।
देखेंगे जरा यहाँ। तो ये हमारी हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार जरा इसके लिए फिर दोबारा से ध्यान देंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। अतः बिंदु कैपिटल P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 के मान समीकरण 1 और 2 से रखेंगे। E1 का मान ये हो गया cos थीटा प्लस E2 का मान ये हो गया और cos थीटा। दोनों एक जैसे हैं, जुड़ करके दुगने हो गए तो 2 और बाकी को वैसे लिख दिया। इन दो को Q के साथ लिख दिया 1/4πε0 के 2Q और बटे वाले r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाकी के cos थीटा। समीकरण 3 हो गई। त्रिभुज AOP से cos थीटा का मान लिख लिया। cos थीटा बराबर r बटे कर्ण L बटे √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएंगे। ये मान उठा करके समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से E बराबर 1/4πε0 के 2Q बटे वाले वैसे लिख दिए, cos थीटा का मान ये हो गया। 2QL में इकट्ठा कर देंगे तो इनको वैसे लिख दिया, जो 2QL बटे में ये हो गए और बाकी के अंडर रूट का मतलब घात 1/2 होता है, तो अंडर रूट आकर के घात 1/2 कर दिया। अब 2QL बराबर हमारा P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसलिए E बराबर इनको वैसे लिख दिया 1/4πε0 के ये इतना हिस्सा हमारा P बन गया और नीचे दोनों घाते जोड़ करके 3/2 हो जाएंगे। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगी। यदि l का मान r की तुलना में बहुत छोटा है तब l स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, इस वजह से l स्क्वायर को छोड़ देंगे। तो E बराबर इनको लिख दिया वैसे ही P और बटे में केवल r स्क्वायर की घात 3/2 रह जाएगी, l स्क्वायर हट जाएंगे। तो E बराबर 1/4πε0 के P को लिख दिया, यहाँ घात की घात से बड़ा करेंगे तो 2 कट जाएंगे, खाली 3 रह जाएंगे, r की घात रह जाएंगी 3। निर्वातीय वायु के लिए k का मान 1, तब ऐसी स्थिति में E बराबर 1/4πε0 के हट गया मान 1 होने की वजह से, बाकी के P और बटे R की। इतनी थी हमारी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।